Hello friends, welcome to module second of Constitution. So again we will see what are the important points. ठीक है, इस एग्जाम के लिए केवल केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें देखने हैं, तो वो हम लाइन वाइज देखते हुए चले जाते हैं. तो इन लास्ट मॉड्यूल आई टोल्ड यू अबाउट द ओरिजिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और प्रीएम्बल के बारे में हमने बात की थी. आज हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे. सो कमिंग टू फंडामेंटल राइट्स, सो ये मैंने आपको बताया था, आपको याद रखना है कि फंडामेंटल राइट्स आर इंसाइंड इन पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35 of our constitution, and fundamental rights are taken from USA Bill of Rights. पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज मैग्ना कार्टा. ये आप नोट कर लीजिए, इसको क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ फंडामेंटल राइट्स दर्शित हैं, अंकित हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करना, राइट. सो दे आर इन्फोर्सिबल, गारंटेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर एक व्यक्ति को ये इन्फोर्सिबल और गारंटेड होते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा. यानी इनका हनन, यानी किसी के फंडामेंटल राइट्स यदि छीने जा गए तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और उसको उसके अधिकार वापस मिलेंगे. ठीक है, तो कितने फंडामेंटल राइट्स है? 6 फंडामेंटल राइट्स. तो अब आपको ये 6 फंडामेंटल राइट्स और उनका आर्टिकल पता होना चाहिए. 6 फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं? राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, ये आप नोट कीजिए. राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23-24. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25-28. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29-30. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32. तो ये 6 इंपॉर्टेंट राइट्स हैं और ये इनके आर्टिकल नंबर हैं. ये आपको याद होना चाहिए, इससे डायरेक्ट सवाल बन सकता है. ठीक है, इसको याद करने के लिए ये पासवर्ड बनाया था मैंने. ठीक है, ओरिजिनली मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ओरिजिनली देयर वर 7 राइट्स, 7 राइट्स थे. राइट टू प्रॉपर्टी जो था पहले वो फंडामेंटल राइट था, लेकिन उसको 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से हटा के एक लीगल राइट बना दिया गया. आर्टिकल 300A पार्ट 12 में वो अंकित कर दिया गया. ठीक है, तो ये याद रखिए कि 6 फंडामेंटल राइट कौन कौन से हैं और उनका आर्टिकल नंबर कौन कौन से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. तो अब हम एक एक करके थोड़ा सा फीचर्स देख लेते हैं. ये मैंने पिछली क्लास में भी आपको समझाए थे कि सम राइट्स आर एक्सक्लूसिवली अवेलेबल टू सिटीजन्स, यानी कुछ हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो केवल और केवल हमारे भारत की नागरिकता जिनके पास है, हमारे देश के जो सिटीजन्स हैं उनको अवेलेबल है. कौन कौन से? आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30. जबकि जो बचे हुए फंडामेंटल राइट्स हैं वो फॉरेनर्स को भी मिलते हैं और सिटीजन्स को भी मिलते हैं हमारे देश के. दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, दे कैन बी रिस्ट्रिक्टेड बाय स्टेट. मैंने आपको बताया था इमरजेंसी के दौरान कुछ फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं, उनमें रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं, वो देखेंगे हम कौन कौन से हैं. दे आर जस्टिफाइबल एंड इफ वायलेटेड पर्सन कैन मूव टू द कोर्ट फॉर देयर इन्फोर्समेंट. यानी उनका यदि हनन होता है तो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और उसको उसका अधिकार वापस मिलेगा. दे आर डिफेंडेड एंड गारंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट. ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट कीजिए. कभी कभी डायरेक्ट सवाल बनती है ये लाइन कि विच ऑफ द फॉलोइंग गारंटीड एंड डिफेंड द फंडामेंटल राइट्स. सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोकल कोर्ट, इस तरह के ऑप्शन हो. सुप्रीम कोर्ट इसके गारंटर और डिफेंडर होता है. ठीक है, द पार्लियामेंट कैन कर्टेल और रिपील देम बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. यानी फंडामेंटल राइट्स में कुछ पार्लियामेंट्री प्रोविजंस के थ्रू, कोई प्रोसीजर के थ्रू इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर हमारे जो संविधान का है उसको पार्लियामेंट भी नहीं बदल सकती. ये बातें बहुत चर्चा में, बहुत डिबेट में भी रहती हैं. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट कीजिए. फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, यानी आपातकालीन स्थिति के दौरान, नेशनल इमरजेंसी के दौरान इनको सस्पेंड किया जा सकता है, एक्सेप्ट आर्टिकल 2021. आर्टिकल 2021 किसी भी हालत में सस्पेंड नहीं हो सकते. बाकी बचे हुए जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सस्पेंड किया जा सकता है. 6 राइट्स गारंटेड बाय आर्टिकल 19. आर्टिकल 19 के अंदर 6 राइट्स हैं, वो सस्पेंड कब हो सकते हैं? व्हेन देयर इज अ सिचुएशन ऑफ वॉर, एक्सटर्नल इमरजेंसी ओनली, नॉट इन इंटरनल इमरजेंसी, आर्म्ड रिबेलियन. ठीक है, इंटरनल इमरजेंसी के दौरान ये सस्पेंड नहीं होंगे, केवल एक्सटर्नल इमरजेंसी, वॉर, यानी दूसरे देश से हमारी जब लड़ाई होती है तो ये 6 राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है. ठीक है, अब ये जो फंडामेंटल राइट्स है मैंने आपको बताया, इन पे रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं, कुछ कंडीशंस हैं ये लोगों को मिलने के लिए, वो कहाँ दर्शित हैं? आर्टिकल 31A, 31B एंड 31C. तो आप ये देख लीजिए, इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि आर्टिकल 31A, 31B, 31C ये क्या है? ये जो स्कोप है फंडामेंटल राइट्स का, इनके द्वारा रिस्ट्रिक्टेड होता है. ठीक है, देयर एप्लीकेशन आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस कैन बी रिस्ट्रिक्टेड. पार्लियामेंट हमारे आर्मी ऑफिसर्स और पैरामिलिट्री के लिए रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, क्योंकि जैसे फंडामेंटल राइट में है अपनी बातों की अभिव्यक्ति का अधिकार हमें मिलता है,
तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट देश के डिफेंस से रिलेटेड बातें उन लोगों को पता होती है, तो उनको ये हिदायत होती है कि वो किसी को रिवील ना करें। तो यहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर लग रहती है, आर्टिकल 33 में मेंशन्ड है। ठीक है, देयर एप्लीकेशन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड व्हेन मार्शल लॉ इज इन फोर्स। तो मार्शल लॉ जब फोर्स में है तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस उनमें लगती है। कहाँ मेंशन्ड है? आर्टिकल 34 में। मोस्ट ऑफ देम आर डायरेक्टली इन्फोर्सेबल बट सम ऑफ देम कैन बी इन्फोर्स बाय लॉ विच कैन बी मेड ओनली बाय पार्लियामेंट, आर्टिकल 35। तो ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बात नोट कर लीजिए। और ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं एक एक करके। राइट टू इक्वालिटी सबसे पहले आता है, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18 नोट कीजिए। तो आर्टिकल 14 क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन लॉ। अभी आप इतना ही याद रखिए, इसको बाद में मैं आपको बताऊंगा, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहाँ गारंटेड है? आर्टिकल 14 में मेंशन्ड है। ठीक है, आर्टिकल 31C मैंने आपको बताया ना, आर्टिकल 31C एक रिस्ट्रिक्शन, एक एक्सेप्शन आर्टिकल 14 के लिए। यानी जब कोई राज्य डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को लगाने के लिए, खासतौर पे रिलेटेड टू आर्टिकल 39, अभी हम देखेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 39 को देखेंगे। आर्टिकल 39 को लागू करने के लिए यदि कोई राज्य फंडामेंटल राइट्स पे किसी का वॉयलेशन या किसी का रुकावट होती है तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को भी लागू करना राज्य का एक जिम्मेदारी है। सो व्हेन आर्टिकल 31C कम्स इन, आर्टिकल 14 गोज आउट। यानी याद रखिए आर्टिकल 14 में कौन रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, कभी सवाल आएगा तो आर्टिकल 31C। ठीक है, देन आर्टिकल 15 आता है। आर्टिकल 15 क्या कहता है? प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, यानी भेदभाव, कुछ ग्राउंड्स में हम व्यक्तियों के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। यानी आर्टिकल 15 सुनिश्चित करता है कि किसी भी देश के नागरिक को ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर, रेस के आधार पर, कास्ट के आधार पर, सेक्स के आधार पर और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट कीजिए। कहाँ मेंशन्ड है? आर्टिकल 15 पे ये मेंशन्ड है। देन एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी छुआछूत, अनटचेबिलिटी का एबॉलिशन पूरी तरह से कर दिया गया है, आर्टिकल 17। ठीक है, देन इसको एक बार रिवीजन कर लीजिए। राइट टू इक्वालिटी में इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 14। इसके एक्सेप्शंस भी मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक सर्विस, आर्टिकल 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इन आर्टिकल 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ये हमारा राइट टू इक्वालिटी का फंडामेंटल राइट है। ठीक है, अब दूसरे में आते हैं, राइट टू फ्रीडम। ये कहाँ इंश्राइंड है? राइट टू फ्रीडम के जो आर्टिकल हैं वो आर्टिकल 19 to 22 हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट, जो मैंने कहा था आर्टिकल 19 के अंदर 6 अधिकार हैं। कौन कौन से देख लेते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अपनी बातों की अभिव्यक्ति की आज़ादी हमें हमारा संविधान देता है। लेकिन दोस्तों एक बात मैं थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक भी यहाँ पर आपको बता दूं, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं, कि हमें आज़ादी है अपनी बात को रखने की, लेकिन आप अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखेंगे खासतौर पे, तो वहाँ लिखा है कि हमें अपने देश के बारे में क्या बोलना है, सोसाइटी की पॉजिटिविटी के बारे में बोलना है, कंस्ट्रक्टिव हमारी स्पीच होनी चाहिए। लेकिन आजकल आप देखते होंगे समाज में इसका कितना दुरुपयोग किया जा रहा है, कितनी खराब बातें बोली जाती हैं, और किसके नाम पर होता है? अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी हमारे संविधान ने हमें दी है, बशर्ते हम अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी याद रखें कि हमें क्या बोलना है, जिसके लिए शिक्षित होना, सेंसिटिव होना भी बहुत जरूरी है। राइट टू प्रोपेगेट वंस व्यू एज वेल एज व्यूज ऑफ अदर्स, दूसरों की बातों की कद्र करना, अपनी बात को रखना हमारा अधिकार है। फ्रीडम ऑफ प्रेस, अखबार पढ़ना, अखबार छापना, ये हमारा अधिकार है। फ्रीडम ऑफ कॉमर्शियल एडवर्टीजमेंट्स, राइट टू टेलीकास्ट, फ्रीडम ऑफ साइलेंस एंड राइट टू डेमोस्ट्रेशन और पिकेटिंग बट नॉट स्ट्राइक। ठीक है, अपनी बातों को आगे रखने के लिए डेमोस्ट्रेट करना, पिकेटिंग करना अलाउड है, शांतिपूर्ण तरीके से डेमोस्ट्रेशन करना अलाउड है, लेकिन स्ट्राइक करना अलाउड नहीं है। लेकिन इसका भी दुरुपयोग हमारे देश में बहुत होता है। लोग सोचते हैं हड़ताल करना हमारा एक संवैधानिक अधिकार है, जो कि नहीं है। ठीक है, देन इसके बाद आता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, आर्टिकल 20। यानी कुछ अपराध के तौर पे यदि पुलिस किसी को डिटेन करती है तो उसको भी फंडामेंटल अधिकार दिए गए हैं। वो क्या है, वो आप अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिए। हालांकि इतनी जरूरत अभी इतना डिटेल में पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप इतना याद रखिए। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस कहाँ है? आर्टिकल 20 में। देन प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, लिबर्टी और लाइफ से रिलेटेड हमारे जीवन की सुरक्षा और हमें अपनी आज़ादी की सुरक्षा कहाँ दी गई है? आर्टिकल 21 में। इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट हैं, ये आप देख सकते हैं। लाइवलीहुड, प्राइवेसी, शेल्टर, ह्यूमन डिग्निटी, ये सारी बातें इसमें कही गई हैं। राइट टू एजुकेशन, अगेन या नोट रखिए, आर्टिकल 21A
राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार देता है। 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का कंपलसरी अधिकार है, उसका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। लेकिन सेकेंडरी एजुकेशन फंडामेंटल राइट नहीं है, यानी एलिमेंट्री एजुकेशन फंडामेंटल राइट है, नॉट हायर एजुकेशन। ये एलिमेंट्री एजुकेशन कहाँ से जुड़ा? आर्टिकल 21A से जुड़ा। कैसे जुड़ा? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जुड़ा। ठीक है, इसको अभी हम देखेंगे बाद में। और फंडामेंटल ड्यूटी भी जुड़ी इसी से रिलेटेड कि ये राज्य की फंडामेंटल ड्यूटी होगी, परिवार की फंडामेंटल ड्यूटी होगी कि वो बच्चों को पढ़ाए, और आर्टिकल 51A उससे इंसर्ट हुआ। तो राइट टू एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन फंडामेंटल राइट है। ठीक है, देन प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, आर्टिकल 22, मैंने आपको बताया था डिटेन किसी को किया जा सकता है, तो उसके भी अधिकार हैं। ठीक है, तो कैसे डिटेन होगा, कब उसका लॉफुल डिटेंशन होगा, डिटेंशन कब खत्म होगा, किसकी परमिशन से होगा, ये अधिकार हमें दिए गए हैं। ठीक है, देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, आर्टिकल 23-24 में राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के हमें अधिकार मिलते हैं। इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट है। एक तो हमें मिलता है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, जो आप देखते हैं बहुत इलीगल तरीके से हमारे देश में, अलग अलग विदेशों में भी होता है, लेकिन उसके अगेंस्ट हमें फंडामेंटल राइट मिला है, प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। ठीक है, ये आप थोड़ा सा पढ़ना चाहते हैं, पढ़ लीजिए, पॉज करके पढ़ लीजिए। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, आर्टिकल 24, 14 साल से छोटे बच्चों को इंडस्ट्री में आप एम्प्लॉयमेंट नहीं करा सकते, उनसे चाइल्ड लेबर नहीं करा सकते, उनका ये मूलभूत अधिकार है। ठीक है, देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी धर्म की अभिव्यक्ति की आज़ादी, आर्टिकल 25, 26, 27, 28 कहते हैं। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्रीडम प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, यानी अपने धर्म को प्रचार करना, अपने धर्म से जुड़ी हुई बातों को मानना, अपने तरीके से अपने जीवन में ढालना की आज़ादी है। अगेन फंडामेंटल राइट जरूर है दोस्तों, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी भी हमारी है कि हम दूसरे के धर्म को कम ना समझें, उल्टी सुल्टी बातें दूसरों के धर्म के बारे में ना करें, सारे धर्मों का सम्मान करें। तभी इसीलिए आप मेरे चैनल में देखते होंगे कि मैं हमेशा स्वामी विवेकानंद को अपना आइडियल मानता हूँ, जिन्होंने हमारे देश को कहा कि विभिन्न धर्म हमारे एक नदी समान है, जो अंत में मनुष्यता रूपी सागर में मिलती हैं। तो इस तरह की धारणा, उदार भाव होने चाहिए। और जो समाज में ये एंटी नेशनलिस्ट इस तरह की प्रोपेगेंडा लेके आते हैं, वो इन बातों को नहीं समझते कि फंडामेंटल राइट्स के नाम पे वो कुछ भी गलत बातें प्रोपेगेट करते हैं। तो आप एक शिक्षित व्यक्ति बनिए और देखिए कि हमारा फंडामेंटल राइट हमें कितनी अच्छी बात सिखा रहा है, और वहीं हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, राइट टू प्रोफेस, राइट टू प्रैक्टिस एंड राइट टू प्रोपेगेट, रिलीजन से रिलेटेड इतना हमें अधिकार मिला हुआ है। तो ये अधिकार को बहुत सतर्कता और शिक्षित होकर इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। देन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हमारे हैं आर्टिकल 29-30 पे। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, आर्टिकल 29, एंड राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आर्टिकल 30। ठीक है, देन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32, ये नोट कर लीजिए, आप डायरी पे जरूर नोट कीजिए। आर्टिकल 32 यानी फंडामेंटल राइट आपका एक मूलभूत अधिकार है, और यदि फंडामेंटल राइट आपसे छीना जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको प्रोटेक्ट करके आपको वापस दिलाती है। ये बात भी अपने आप में फंडामेंटल राइट है। सो राइट टू फंडामेंटल राइट इज प्रोटेक्टेड, इज इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट। और कैसे? आर्टिकल 32 से ये पावर मिलती है। आर्टिकल 32 को इसलिए सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारे संविधान की आत्मा कहा गया। ठीक है, ये बहुत बात इंपॉर्टेंट है नोट करने की, ये भी यहाँ से आप नोट कर लें। ठीक है, सो अगर फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो आप व्यक्ति कहाँ जा सकता है? राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट जाने का उसको अधिकार मिलता है। सुप्रीम कोर्ट में जाके रिट्स इशू होती हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे 5 प्रकार की रिट्स इशू होती हैं, कौन कौन सी हैं उनका नाम भी मैं आपको बताऊंगा। पार्लियामेंट कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू इशू रिट्स, तो पार्लियामेंट कोर्ट को ऑर्डर दे सकते हैं इशू रिट्स को इशू करने के लिए। ठीक है, तो कुल मिला के आप यहाँ से ये बात नोट कीजिए कि फंडामेंटल राइट्स गारंटेड हैं सुप्रीम कोर्ट से। उनका हनन होता है तो डायरेक्टली व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट उनको सुनिश्चित करने के लिए रिट्स को इशू करता है। तो आइए अब देखते हैं रिट्स क्या होती हैं। आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को, और आर्टिकल 226 ये नोट कीजिए, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट, ये क्या कर सकते हैं? फंडामेंटल राइट्स के छीने जाने पर रिट्स इशू करते हैं। 5 प्रकार की रिट्स इशू होती हैं। पहला हेबस कॉर्पस, नाम नोट कीजिए, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्च्योराई एंड क्यो वारंटो। ठीक है, अब हम देखते हैं ठीक है कौन कौन सी हैं। इसमें एक बात नोट कर लीजिए, पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 32 कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू इशू दीज रिट्स
एक्सेप्ट हाई कोर्ट सिंस इट हैज़ ऑलरेडी बिन टेकन 226। यानी हाई कोर्ट के पास तो ये पावर है ही इशू रिट्स करने की, लेकिन पार्लियामेंट चाहे तो कुछ और कोर्ट्स को भी ये पावर दे सकती है। ठीक है, रिट्स का जो कॉन्सेप्ट है कहाँ से बोरो किया गया है, इंग्लिश लॉ से बोरो किया गया है। यहाँ पर अंतर है, देखिए रिट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के बीच में अंतर है। आप थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लें, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आर्टिकल 26, इन दोनों की जो रिट को इशू करने की पावर है उसमें थोड़ा सा अंतर है। अब नहीं भी पढ़ना चाहेंगे इतना डीप, आपके अभी टेक्निकल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आएगा। यदि पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं और डीप जा रहे हैं तो आप पॉज कर लीजिए और इसको पढ़ लीजिए। मैंने बहुत अच्छे से लक्ष्मीकांत से नोट्स बना के रखा हुआ है। अब आइए हिबेस कॉर्पस। हिबेस कॉर्पस में आप केवल ये याद रखिए, इट इज एन ऑर्डर इशूड बाय कोर्ट टू अ पर्सन हु हैज डिटेन अनदर पर्सन आर्बिट्री डिटेंशन। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति को डिटेन किया गया है और इलीगल किया गया है, लॉफुली नहीं किया गया है, तो वहां पर क्या रिट इशू होगी, हिबेस कॉर्पस। ठीक है, इट कैन नॉट बी इशूड, देखिए किस किस के खिलाफ नहीं इशू हो सकता। अगर डिटेंशन लॉफुल है तो नहीं इशू होगा, डिटेंशन इज बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट के थ्रू है तो नहीं इशू होगा, कॉन्टेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर नहीं इशू होगा, आउटसाइड द जुडिक्शन ऑफ कोर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इन केसेस में ये नहीं इशू होगा और केसेस में ये इशू होगा। ठीक है, देन आता है मैंडेमस। मैंडेमस में याद रखिए, इट इज इशूड बाय कोर्ट टू अ पब्लिक ऑफिशियल, यानी कोई पब्लिक ऑफिशियल के खिलाफ ये इशू होता है। आस्क हिम टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, यानी कोई सरकारी अफसर यदि अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है तो उसको ये कहने के लिए कि आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म कीजिए, ठीक है, उसके लिए मैंडेमस इशू होता है। इट कैन नॉट बी इशूड, किस किस के खिलाफ ये इशूड नहीं हो सकता है ये आप देखिए। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ ये इशू नहीं हो सकता, स्टेट गवर्नर के खिलाफ ये नहीं हो सकता, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के खिलाफ ये नहीं हो सकता। ये कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं, आप ये नोट कीजिए। ठीक है, देन प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन में देखिए, इट इज इशूड बाय हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट, है ना, उच्च अदालत से नीचे की अदालत पे ये इशू होता है, टू प्रिवेंट इट जुरिडिक्शन दैट इट डज नॉट पोजेस। यानी लोअर कोर्ट कुछ ऐसे ही फैसले सुना रहा है जो उसके अधिकार में नहीं है, तो हायर कोर्ट अपने लोअर कोर्ट को रोक सकता है कि आप इसके अधिकारिक नहीं है, तो उसके लिए कौन से इशू होती है, प्रोहिबिशन। ठीक है, ये नोट कीजिए। देन सर्ट्योराई, इशूड बाय हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट टू ट्रांसफर अ केस पेंडिंग टू स्क्वायर्स एन ऑर्डर, यानी कोई केस पेंडिंग है तो लोअर कोर्ट को हायर कोर्ट कह सकता है कि आप ये यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए हमारे पास। तो क्या रेट इशू होती है, सर्ट्योराई रेट इशू होती है। देन क्यो वारंटो लास्ट है, इट इज इशूड बाय कोर्ट टू इंक्वायर द लीगलिटी ऑफ अ क्लेम ऑफ पर्सन टू पब्लिक ऑफिस। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति क्लेम करता है कि मैं इस पब्लिक ऑफिस के लिए एलिजिबल हूँ, मुझे इस पद में होना चाहिए, तो उसकी चेकिंग के लिए, उसको इंश्योर करने के लिए ये क्यो वारंटो रिट इशू होती है। आप ये देख सकते हैं, तो आपको हल्का हल्का आइडिया होना चाहिए, इनसे स्टेटमेंट फ्रेम होकर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ठीक है, अब इसको आगे बढ़ते हैं, हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में आते हैं। तो फंडामेंटल राइट से मैंने केवल और केवल इंपॉर्टेंट मुद्दे आपको समझा दिए। आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं आप पॉज कर लीजिए, मेरे नोट्स में सारी बातें दिख रही हैं और एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए, लेकिन जितना मैंने बताया इतना भी पढ़ लेंगे तो इस एग्जाम के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी कुछ पॉइंट्स मैंने अपने पार्ट 1 में बताए थे। ठीक है, पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में इंस्क्राइब्ड है फ्रॉम आर्टिकल 36 टू 51। कहाँ से लिए गए हैं, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। इनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स, इन दोनों को मिला के ये कहा जाता है कि ये दोनों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का दृष्टांत यानी फिलोसॉफी बनाते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सोल यानी आत्मा है और कॉन्साइंस यानी बुद्धि है। तो ये आप नोट कर लीजिए, बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है नोट करना। ठीक है, अब फीचर्स देखिए, इट डिनोट्स द आइडियल दैट स्टेट शुड कीप, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इन्फोर्सेबल नहीं है। ठीक है, लेकिन ये बात जरूर है कि स्टेट कोई भी पॉलिसी बनाए, कोई भी लॉ बनाए तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को सामने रखकर ही बनाएगा। ये उसकी ड्यूटी होगी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को सुनिश्चित करेगा। ठीक है, इट रिसेंबल्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन्यूमरेटेड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। गवर्नमेंट ऑफ 1935 में जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन करके उस था, उसमें बात थी, उससे रिसेंबल करता है। ये थोड़ा सा और पढ़ लीजिए, एम्बॉडी वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा पढ़ लीजिए पॉज करके। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कीजिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को 3 भागों में बांटा गया आर्टिकल के हिसाब से। तो जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें, तो जो कुछ स्टेटमेंट हैं सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स पर आधारित हैं, कुछ स्टेटमेंट गांधीयन प्रिंसिपल पर आधारित हैं, कुछ स्टेटमेंट लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल पर आधारित हैं। तो इनके सामने ये आर्टिकल नंबर भी मैंने लिख दिए हैं। आप ये याद रखिए कि 3 भागों में विभाजित है। अब एक बार रीडिंग जरूर मार के जाइए कि सोशलिस्टिक प्रिंसिपल क्या है, ये मैंने आपके सामने रख दिया है। आप पॉज कर लें और इसको पढ़ लें कि सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं। ठीक है, देन गांधीयन प्रिंसिपल, वो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कैसा फ्रेम होता है दोस्तों यहाँ से, ऐसे होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। तो क्या करेगा, 3 तो वो रख लेगा यहाँ के सोशलिस्ट प्रिंसिपल के,
एक यहाँ का रख लेगा और 3 गांधीयन रख लेगा, तो फिर आप वो उसको एक्सेप्शंस को ढूंढेंगे। इसलिए एक बार हल्का सा पढ़ लीजिए। गांधीयन को याद रखना तो बहुत आसान है, ये सारे गांधी जी की बातों पर आधारित हैं। ओरिजिन ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, कॉटेज इंडस्ट्री, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC एंड ST, कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेंट ऑफ ड्रग्स एंड ड्रिंक्स, ये सब गांधी जी ने जो बातें कही। टू प्रोहिबिट स्लॉटर ऑफ काउस, काफ्स एनिमल्स, कैटल। देखिए जो बार बार ये बात डिबेट उठती है ना देश में कि गौ हत्या बैन है हमारे संविधान में लिखा गया, वो यहाँ लिखा गया है। देखिए टू प्रोहिबिट स्लॉटर। अब इसमें जो डिबेट उठती है, जितना भी डिबेट की बातें हैं वो ये हैं, लोग ये कहते हैं कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, तो आप इन्फोर्स नहीं कर सकते, ऐसे आप थोप नहीं सकते कि इन काऊ का स्लॉटर रोके। लेकिन लोग ये कहते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को भी राज्य को सुनिश्चित करना है। ये क्लियर कट लिखा गया हमारे संविधान में कि राज्य सारी लॉज में इन सब बातों का ध्यान रखेगा। ठीक है, तो ये डिबेट के मुद्दे हैं कि आप कैसे इंटरप्रेट करते हो कॉन्सेप्ट को। इसलिए आप अगर सुब्रमण्यम स्वामी जी के वीडियोस देखेंगे, वो बहुत अच्छे से ये सारे आर्टिकल्स को समझाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल्स को समझना। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, देन गांधीयन प्रिंसिपल्स एंड देन लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। तो थोड़ा सा ये नोट कर लीजिए, ये बातें आप नोट कर लीजिए पॉज करके कि ये क्या क्या बातें इसमें कही, हल्का सा आइडिया आपको होना चाहिए। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये बस आप बात नोट कीजिए कि फंडामेंटल राइट्स इंजॉय सुप्रीमेसी ओवर डायरेक्टिव पॉलिसी, ओनली डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ 39B 39C हैव सुप्रीमेसी ओवर आर्टिकल 4019। यानी फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के ऊपर है। ठीक है, उनसे ज़्यादा महत्व उनका है, एक्सेप्ट कुछ अपवाद हैं। आर्टिकल 39B और 39C जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के हैं, वो 14 और 19 आर्टिकल के ऊपर डोमिनेट करते हैं। ठीक है, ये आप नोट कीजिए, मैंने आपको बताया था। आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी इज रिमूव्ड, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो ये दो बातें भी इंपॉर्टेंट आप नोट कर लें, लिख लें। ठीक है, तो अब ये देख लीजिए दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स कौन से हमारे केवल सिटीजन्स को मिलते हैं, इससे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, नोट कर लीजिए। और फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू इंडियंस सिटीजन्स एज वेल एज फॉरनर्स जो हमारे देश में रह रहे हैं। ठीक है, इनसे सवाल फ्रेम हो सकता है, तो आप ये नोट कर लें। ठीक है, अब हम आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे। चलिए नोट कीजिए फंडामेंटल ड्यूटीज़। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंट ओनली फंडामेंटल राइट। जब हमारा संविधान ओरिजिनली बना तो उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जिक्र नहीं था। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जिक्र कहाँ आया? 1976 में आया। ठीक है, 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स वर एडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए। मैंने आपको बताया था स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से ऐड किए गए। ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी, ये याद रखिए, स्वर्ण सिंह कमेटी ने क्या ऐड किया? फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड किया। कब ऐड किया? 1976 में ऐड किया। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस देश से लिए गए? रसिया से लिए गए। रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से इनका आइडिया लिया गया। स्वर्ण सिंह कमेटी किस बात में होती थी? क्या उन्होंने ये ऐड किया? किस फंडामेंटल ड्यूटीज़ 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अमेंडमेंट से ऐड हुई। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड थी, अब 11 हो गई, एक नई ऐड हुई है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एक नई ऐड हुई है विच एडेड अ न्यू पार्ट 4A विच कंसिस्ट ऑफ 1 आर्टिकल। ठीक है, ये आर्टिकल ऐड हुआ, तो ये ऐड हुई हैं, ये वाली फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई है नई। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये वाली फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई है। बाकी 10 कौन कौन सी है वो थोड़ा सा देख लीजिएगा, एक हल्का सा आइडिया तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का हमारा रहना चाहिए। तो फीचर्स क्या हैं? सम आर मॉरल ड्यूटीज़, वैल्यूज़ की बात करते हैं, कन्फाइंड टू सिटीजन्स ओनली, डू नॉट एक्सटेंड टू फॉरनर्स। यानी फंडामेंटल ड्यूटी हमारे सिटीजन्स के ऊपर ही लागू होने के लिए बनाई गई हैं। फंडामेंटल एक्सटेंडेड टू सिटीजन और फॉरनर्स के लिए भी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है कौन सी क्या है। ठीक है, दे आर नॉन जस्टिफाइबल, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब मैं क्रिटिसिज्म पढ़ रहा था तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि कुछ जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जैसे कास्टिंग वोट, पेइंग टैक्सेस, फैमिली प्लानिंग, ठीक है, ये सब उन 10 बातों में नहीं शामिल हो पाई। जबकि स्वर्ण सिंह मेहता कमेटी ने कुछ लिस्ट दी थी, लेकिन पार्लियामेंट ने सोच समझ के उनमें से कुछ ही बातें रखी। तो जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, कास्टिंग वोट, पेइंग टैक्सेस एंड फैमिली प्लानिंग, ये सब भी हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में होने चाहिए थे। ऐसा लोग डिबेट करते हैं, विचार का मामला है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ की लिस्ट में शामिल नहीं है। तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन कौन सी हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक है, वो आपको आराम से गूगल से मिल जाएगा और थोड़ा सा उनको देख लें। कुछ कुछ तो यहाँ पर स्क्रीन में भी दिख रहे हैं आपको कौन कौन सी हैं। 10 हैं और अब एक और ऐड हुई थी 2002 में, तो अब 11, टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतने में हम रोकते हैं। तो ये क्विक एक आपके लिए मॉड्यूल बन गया। तो हमने देखिए क्या क्या देख लिया अभी तक। पहले मॉड्यूल से हमने देख लिया कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना,
फीचर्स देख लिए कॉन्स्टिट्यूशन के, फिर हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के फीचर्स देख लिए। आज हमने फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ पूरा डिटेल में कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट देख लिए। ठीक है, अब अगले बार जाएंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लेके आऊँगा और कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा स्ट्रक्चर भी मैं आपको समझा दूंगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन लगभग आपका इन मॉड्यूल से कवर हो गया। उसके बाद मैं थोड़ा सा ज्योग्राफी और हिस्ट्री भी आपको फटाफट करा दूंगा। तो बने रहिए, और साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट में प्रिपेयर कर रहा हूँ। थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि क्वेश्चन सेट करने पड़ते हैं, फिर आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में चाहिए, तो मैं वो बना रहा हूँ। तो वो भी जल्दी ही मैं अपलोड करूँगा चैनल में, तो बने रहिए मेरे साथ। ओके, ऑल द बेस्ट, नमस्कार।